3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कॉमर्स। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। बच्चों, जो टर्म डेलीगेशन, उसका सिंपल वर्ड्स जो मीनिंग होता है दैट इज नोन एज ट्रांसफ़र। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एंट्रस्टिंग का मतलब होता है सौंपना, कि जब आप एक किसी प्रोसेस के थ्रू रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंपते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को एंड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, और जवाबदेही भी क्रिएट कर लेते हैं, जवाबदेही भी बना लेते हैं। कि मीन्स किसी सबऑर्डिनेट्स को जब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है तो वो सबऑर्डिनेट्स आपका अकाउंटेबल भी होगा, मीन्स उसको आंसरेबल भी होगा कि उसने उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या किया। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द दूज एम्प्लॉयज हु आर इंटरेस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और आपने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की है उन एम्प्लॉयज़ पर जिनको आपने इंटरेस्ट किया है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को। तो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दी है और उस सबऑर्डिनेट को आपने अकाउंटेबल भी बना दिया है कि जब आप जवाब देंगे कि आपने उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसे यूटिलाइज किया या वर्क आपने कैसे कंप्लीट किया। यहाँ पर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डाउनवर्ड मीन्स टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। मीन्स जब कोई सुपीरियर अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Now come to the next topic. The next topic is principle of absoluteness of accountability. प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अकाउंटेबिलिटी से आप फ्री नहीं हो सकते, कि जो आपकी जवाबदेही है वो जवाबदेही भी आपकी ही बनी रहेगी। मीन्स यू आर आंसरेबल बट यू कैन नॉट फ्री फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। डेलीगेशन जो प्रोसेस है वो आपका एब्डिकेशन वाला नहीं है। एब्डिकेशन माने होता है त्याग करना। कि डेलीगेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो आपने अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल ट्रांसफर की है, केवल सौंपी है, त्यागी नहीं है। कि मीन्स आपके पास से अथॉरिटी सारी ट्रांसफर होके सबऑर्डिनेट पे तो गई है, लेकिन अथॉरिटी आपके पास भी रहेगी। आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने ट्रांसफ़र तो की है अपने सबऑर्डिनेट पे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनी रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि डेलीगेशन जो प्रोसेस है वो एब्डिकेशन का नहीं है, त्यागने का नहीं है। जो चीज़ आपके पास थी वो आपकी ही बनी रहेगी, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ओके बच्चों, फिर यहाँ लिखा है इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कभी पास नहीं हो सकती, ना ही डेलीगेट की सकती। मीन्स आपने जवाबदेही तो की जो दी है वो आपकी ही बनी रहेगी। मीन्स आपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को दी है काम करने की, उसको अगर वो पूरा करता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं कर पाता है तो जवाबदेही सिर्फ उसकी नहीं आपकी ही बनी रहेगी। तो वो जवाबदेही ट्रांसफ़र नहीं होती, मीन्स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स, जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र करते हैं या क्रिएट कर देते हैं सबऑर्डिनेट पर। द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। तो सुपीरियर जो है वो अकाउंटेबल बना रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों। सपोज करो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अपने जो नीचे वर्कर्स हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, बनानी है। उसके पास 3 वर्कर हैं, तो अगर 3 वर्कर काम करेंगे तो 100 यूनिट के हिसाब से 300 टोटल प्रोडक्शन होगा। अब सपोज करो एक वर्कर बीमार पड़ जाता है और वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब वर्कर बीमार पड़ गया तो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अब केवल कितनी यूनिट्स बनेगी? 200। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी
ट्रांसफ़र करी वर्कर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब प्रोडक्शन मैनेजर उनको नहीं वॉच करेगा, उनको सुपरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पर वो भी उतना ही अकाउंटेबल है अगर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसने जब काम सौंपा है, काम दिया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वर्कर को सुपरवाइज करता रहे, अपने वर्कर को देखता रहे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किस वजह से काम नहीं हो रहा है, उसको वो तुरंत रेडिमल एक्शन ले या डायरेक्टिव मेजर्स ले ताकि वो काम पूरा करवाए। तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ वर्कर्स की नहीं, वो सुपीरियर की मीन्स प्रोडक्शन मैनेजर की भी उतनी ही बनी रहेगी जब उसने अपनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर को ट्रांसफ़र की है। Now come to the next topic. The next topic is elements of delegation or process of delegation. Delegation के जो elements है वो main 3 elements होते हैं. Number 1 is responsibility, number 2 is authority and number 3 is accountability. What is responsibility? ये पढ़ते हैं. Responsibility को हम कहते हैं जिम्मेदारी, जो आपको काम करने की जिम्मेदारी दी गई है. तो responsibility means the work assigned टू वन इंडिविजुअल। जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क देता है, कोई टास्क परफॉर्म करने को देता है, तो उस सबॉर्डिनेट के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज अथॉरिटी। इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर को हम अथॉरिटी कहते हैं कि आपके पास कितने निर्णय लेने की ताकत है, आप कौन कौन से निर्णय ले सकते हैं, दैट इज योर अथॉरिटी। टू कैरी ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड सम अथॉरिटी। जो भी एम्प्लॉय के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई होती है, तो उस काम करने की जिम्मेदारी को या रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कुछ अमाउंट की आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। हमने ये सेकंड चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसके अंदर हमने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें बोला गया था कि फ्योर्स बोलते हैं कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस सबॉर्डिनेट को या जिस एम्प्लॉय को आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अथॉरिटी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसके इक्वल अमाउंट पे आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल आसानी से कर सकें। द थर्ड एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। तो इट मीन्स द सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर कोई टास्क दिया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, अगर वो नॉन कंप्लीट होती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसका आंसर जो करना है दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी पास भी नहीं हो सकती और ना ही डेलीगेट की सकती है। सपोज कीजिए एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को कोई टारगेट देते हैं। ठीक है। अब वो टारगेट जब दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उनको कुछ अथॉरिटी भी वो डेलीगेट करते हैं कि आप खुद ही डिसीजन लेना कि आपको काम कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पर अगर वो सबॉर्डिनेट्स, वो एम्प्लॉयज़ जो मिडिल लेवल मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की नहीं रहती। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर मैनेजर की ही बनी रहेगी, क्योंकि मैनेजर को जवाब देना है अपने टॉप लेवल पर। तो यहाँ पर जो टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट के जो आपके डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, वो उन वर्कर से नहीं पूछेंगे कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर से ही आंसर मांगेंगे कि काम क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजर की ही बनी रहेगी, जबकि उन्होंने टारगेट दिए थे, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उन टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अथॉरिटी भी दी गई थी। तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी जो मिडिल लेवल मैनेजर की, वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट सीखे डेलीगेशन के। नंबर 1 था रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो टारगेट आपको टास्क दिए जाते हैं काम करने के लिए, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमने अथॉरिटी पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा अकाउंटेबिलिटी। Now come to the next topic. The next topic is importance of delegation. Importance of delegation का मतलब है बच्चों कि आपके लिए डेलीगेशन क्यों जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन क्यों जरूरी होता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट जब डेलीगेशन प्रोसेस के थ्रू कोई मैनेजर्स अपने रूटीन जॉब्स, रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं वो डेलीगेट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तब वो उन रूटीन जॉब से फ्री होकर इम्पॉर्टेंट टास्क पर या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर कंसंट्रेट कर पाते हैं और उन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर कंसंट्रेट करके उनको वो अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली कंप्लीट भी कर पाते हैं। तभी उनका मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव बन पाता है, क्योंकि वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं अपने रूटीन जॉब से और उस रूटीन जॉब से फ्री होने के बाद वो उन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या टास्क पर अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं, तभी उनका मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव बनता है। सेकंड आता है आपका इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का विकास करना। जब आपके डेलीगेशन प्रोसेस के थ्रू जब हम अपनी कुछ अथॉरिटी या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तब हमारे सबऑर्डिनेट्स को मौका मिलता है या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स को शो करने की, जो उनका टैलेंट है उसको शो करने की। और उस डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी में जब हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, काम करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तब वो अपने स्किल्स के थ्रू अपने स्किल्स शो करते हैं और उन कॉम्प्लिकेटेड टास्क को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। जब वो इन चीज़ों पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि अपने स्किल्स के थ्रू कॉम्प्लिकेटेड टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होता है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन का मतलब है प्रोत्साहित करना। जब मैनेजर अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अपनी जिम्मेदारियां शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट से या कुछ अथॉरिटी शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट से, तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर या अमंग द सबऑर्डिनेट्स एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है। बिलोंगिंगनेस की फीलिंग का मतलब होता है कि उनको एक अपनापन सा महसूस होता है कि हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो हम पे भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी ट्रस्ट को महसूस कर कर वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम अथॉरिटी उनको दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह काम कर रहा है हमारा कौन सा, अथॉरिटी शेयर करना या अथॉरिटी को डेलीगेट करना, और वही चीज़ उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है। नेक्स्ट आता है आपका हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। हायरार्की का मतलब होता है पदक्रम, कि कौन से व्यक्ति किस पद पर काम कर रहा है। जब हम डेलीगेशन प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है वो उतने ही टॉप लेवल पे होता है या टॉप मैनेजमेंट पे होता है, और जिसके पास कम अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल पे होता है। तो यहाँ पर हम हायरार्की को भी डिसाइड कर लेते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द अथॉरिटी टू द इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जब डेलीगेट होती है अथॉरिटी, तो हर एक व्यक्ति को मालूम होता है कि उसको किस किस को रिपोर्ट करना है या किसको आंसर करना है। तो यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर का मतलब है कि मैनेजर्स के ऊपर से काम का दबाव कम होना। जब मैनेजर अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है या कुछ रूटीन जॉब को डेलीगेट करता है, ट्रांसफ़र करता है अपने सबऑर्डिनेट्स पर, तो उसके ऊपर से रूटीन जॉब का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो ओवरबर्डन भी महसूस नहीं करते हैं जब वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पर। इस तरीके से वो अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज भी करते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा और PDF फाइल भी दूंगा। थैंक यू।